यूनिवर्सिटी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। कि जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के कुछ अहम टॉपिक्स देखे थे, तो आइए एक बार उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप मेरे पिछले सारे वीडियोस देखिए, जिसमें मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास लिया है इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का, जहां मैंने इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस बताई है। उसके बाद हमने सबसे पहला टॉपिक करा था जिसको हमने कहा था फंक्शनल यूनिट्स ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर। इस टॉपिक को पढ़ने के पीछे जो मकसद है, मैंने आपको ये बताया था कि क्योंकि एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर को समझने से पहले उसका लेआउट जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए हमने ये सबसे पहला टॉपिक देखा, जिसमें हमने समझा कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो लेआउट है वो मुख्यतः जो कंपोनेंट से बनाया हुआ है वो है प्रोसेसर, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, दूसरा मेमोरी, तीसरा आईओ, और इन सारे फंक्शनल यूनिट्स को जो चीज जोड़ के रखती है वो होती है एक सिस्टम बस। तो हमने अगले वीडियो में सिस्टम बस टॉपिक स्टार्ट करा था, जहां पर मैंने आपको सिस्टम बस क्या होता है, सिस्टम बस की जरूरत क्यों होती है और सिस्टम बस को क्यों पढ़ना चाहिए ये बताया था। फिर उसके बाद के वीडियो में हमने सिस्टम बस टॉपिक को ही कंटिन्यू करा था, जहां पर हमने बस आर्बिट्रेशन की बात करी थी। यहां पर दो टेक्निक्स होते हैं बस आर्बिट्रेशन के। एक होता है सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन, जिसका बेस्ट एग्जांपल डेजी चेनिंग मेथड है, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन। आर्बिटर कुछ नहीं बल्कि एक अपर कंट्रोल होता है जो कोलिजन ना हो सिस्टम बस पे, इसकी कोशिश करता है। अगर हमने वो कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड रखा है तो उसको हम सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिटर कहते हैं। अगर हमने उसको डिवाइसेस पे कंट्रोल रखा है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिटर कहते हैं। हमने ये दोनों टेक्निक्स बस आर्बिट्रेशन की बखूबी पढ़ी है। अभी हमारा सिस्टम बस का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आज के वीडियो में हमें ये जानने की जरूरत है कि कितने प्रकार के बस हैं, और ये बस का जो स्ट्रक्चर है जिनकी हम बात कर रहे हैं, अगर मैं सेंट्रलाइज्ड की भी बात करूं आर्बिट्रेशन की या डिस्ट्रीब्यूटेड की, तो ये बेसिकली कौन सा स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर फॉलो करता है। तो ये आज का जो वीडियो है वो सिस्टम बस के टॉपिक को कंप्लीट करता है। तो सिस्टम बस समझने के लिए मुख्यतः 3 वीडियोज हैं, उनको आप जरूर देखिएगा। वो वीडियो जिसमें मैंने सिस्टम बस का इंट्रो दिया, दूसरा वीडियो जिसमें मैंने सिस्टम बस आर्बिट्रेशन की बात करी, और ये तीसरा वीडियो जिसमें मैं टाइप्स ऑफ बसेस और बस के स्ट्रक्चर की बात कर रही हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है बस स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ बसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिस्टम बसेस का। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो से जुड़े हुए आपको नोट्स की जरूरत है, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक को क्लिक कीजिए और नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए चलते हैं, आज का टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड के ऊपर टॉपिक का नाम लिखा है, जिसका नाम है बस स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ बसेस। अब यहाँ पर एक डाउट आ सकता है। जब हमने सिस्टम बस को डिफाइन करा था, हमने कहा था कि वो एक कनेक्टिंग लाइन है जिसके ऊपर सारे मॉड्यूल्स कनेक्टेड हैं, या फिर हमने उसको ये भी बोला था वो एक काइंड ऑफ अ रोड है जिसके ऊपर डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, पेरिफेरल्स कनेक्ट होते हैं और आपस में डाटा एक्सचेंज करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ बसेस की हम बात कर रहे हैं, जिसको बोर्ड पे मेंशन किया गया है, वो बिल्कुल ये डायग्राम उस टॉपिक को दर्शाता है। कहने का मतलब ये है कि डेटा, एड्रेस और कंट्रोल, ये तीनों बसेस मिलाकर मेरा एक सिस्टम बस बनता है। जो हमने इसके पहले के वीडियोस में देखा था, एक कम्युनिकेशन लाइन जिसपे सारे पेरिफेरल्स कनेक्टेड हैं, जाहिर सी बात है वो एक लाइन क्या डाटा भी कैरी करेगी, क्या एड्रेस भी कैरी करेगी, क्या कंट्रोल भी कैरी करेगी? जी हाँ। तो उसके लिए अगर हम सिस्टम बस के टाइप्स पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि सिस्टम बस एक्चुअली में 3 प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, सबसे पहला होता है डाटा बस, जिस लाइन के ऊपर
सिर्फ और सिर्फ डाटा जाता है किसी भी पेरिफेरल का। उसके बाद जो दूसरा बस है इसको हम कहते हैं एड्रेस बस। एड्रेस बस इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो पेरिफेरल्स कनेक्ट हुए हैं मेरे सिस्टम बस के साथ उन सब के एड्रेसेस होते हैं, तो एड्रेस बस पे सिर्फ एड्रेस जाएगा, तो इसीलिए हम सिस्टम बस की दूसरी लाइन को एड्रेस बस लाइन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरा जो बस लाइन है वो कंट्रोल बस लाइन है। तो आइए फिगर के जरिए हम समझते हैं कि हर एक बस क्या कर रहा है। अब मैं इसको समझाने से पहले एक बात आप सबसे कहना चाहूंगी। अगर हमने सिस्टम बस को इन 3 छोटे छोटे बसेस या बस लाइंस में डिवाइड नहीं करा तो उसका डिसएडवांटेज क्या होगा हमारे लिए? उसका डिसएडवांटेज सीधा सरल ये है कि मेरे सिस्टम बस में सब कुछ कोलाइड हो जाएगा, डाटा भी, एड्रेस भी और कंट्रोल भी। क्योंकि हो सकता है मैं एक कंट्रोल सिग्नल दे रही हूं। कंट्रोल सिग्नल का मतलब है मैं सिस्टम बस को ये कंट्रोल सिग्नल दे रही हूं कि मुझे इनपुट आउटपुट से बात करनी है। वो कोई डाटा नहीं है, वो कोई एड्रेस नहीं है, वो एक इंडिकेशन है, उसको हम कंट्रोल सिग्नल कहते हैं। तो एक इंडिकेशन है, एक एक्चुअली में डाटा है, एक जो पेरिफेरल वो डाटा भेज रहा है उसका एड्रेस है। तो ये तीनों चीजें आती हैं जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे हम अगर किसी को कोई लेटर भेजते हैं तो लेटर तो एक मुख्यतः कंपोनेंट है जो हम भेजना चाहते हैं रिसीवर को, लेकिन क्या हमारे सिर्फ चिट्ठी लिखने से हमारा लेटर उस तक पहुंच जाएगा? नहीं, हमें उस लेटर के ऊपर रिसीवर का नाम लिखना पड़ता है, हमें रिसीवर का एड्रेस लिखना पड़ता है, हमें रिसीवर कहाँ रहता है, उसका पिन कोड, उसका सिटी, उसका स्टेट, उसका कंट्री, सब कुछ मेंशन करना पड़ता है ताकि वो लेटर उसी पर्सन को मिले। उसी तरह से जब हम सिस्टम बस की बात कर रहे हैं, ये पूरी कॉन्वर्सेशन किसकी हो रही है? ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सिस्टम बस की हो रही है। तो अगर सिर्फ एक लाइन मेरे पास है तो वो सिर्फ एक लाइन डाटा, कंट्रोल और एड्रेस को सेपरेट नहीं कर सकता। इसीलिए सिस्टम बस के मुख्यतः 3 लाइंस बनाए गए हैं जिनको हम टाइप्स ऑफ बसेस में पढ़ते हैं। पहला डाटा, दूसरा एड्रेस और तीसरा कंट्रोल। तो आइए अब फिगर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप फिगर को देख रहे हैं ध्यान से तो इसमें बहुत आसानी से ये बात समझ आती है कि ये एक सिस्टम बस है जिसके 3 लाइंस मुझे नजर आ रहे हैं। सबसे पहला एड्रेस लाइन, दूसरा डाटा लाइन और तीसरा कंट्रोल लाइन। ये तीनों लाइंस किसका हिस्सा है? एक सिस्टम बस का। और ये पूरा का पूरा सिस्टम बस जिसके साथ कनेक्टेड है वो पेरिफेरल्स नीचे लिखे गए हैं जिनको हम कहते हैं सीपीयू, जिनको हम कहते हैं मेमोरी और जिनको हम कहते हैं इनपुट और आउटपुट। जाहिर सी बात है 3 फंक्शनल यूनिट्स हैं तो तीनों ही इस सिस्टम बस को यूज करेंगे। जरूरी नहीं कि अगर एक पेरिफेरल एड्रेस बस यूज कर रहा है तो दूसरा पेरिफेरल डाटा बस यूज कर सकता है, तीसरा पेरिफेरल कंट्रोल बस यूज कर सकता है। तो इसीलिए यहां पर 3 हिस्से दिए गए हैं सिस्टम बस के। और यहां पर ये चीज मेंशन की गई है कि सिस्टम बस एक कम्युनिकेशन पाथ है which connects the peripherals which can exchange data, address and control signals to each other। तो आइए अब इन तीनों बसेस के बारे में थोड़ी जानकारी और प्राप्त करते हैं। सबसे पहले अगर मैं एड्रेस बस की बात करती हूं तो एड्रेस किसका होता है? एड्रेस का मुख्यतः कनेक्शन मेमोरी से होता है। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में समझाया था कि कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जिसके पास स्टोरेज की भी कैपेसिटी है, प्रोसेसिंग की भी कैपेसिटी है और इनपुट और आउटपुट की भी कैपेसिटी है। तो अगर मैं स्टोरेज की बात कर रही हूं, आप क्या स्टोर कर रहे हैं? मैं अपना प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस या डाटा जिसको मैं बोलती हूं वो स्टोर कर रही हूं।
तो अगर आप वो डाटा स्टोर कर रहे हो तो जाहिर सी बात है हर डाटा का एक एड्रेस जरूर होगा मेमोरी में। तो उस मेमोरी के एड्रेस को यहां पर एड्रेस बस दर्शाता है। तो अगर मैं कोई भी मेमोरी का एड्रेस भेजना चाहती हूं बस के ऊपर तो मैं एड्रेस लाइन यूज करूंगी। जाहिर सी बात है एड्रेस लाइन ये मुझे बताएगा कि मैं मेमोरी के किस हिस्से से डाटा को रीड करना चाहती हूं या किस हिस्से पे डाटा को राइट करना चाहती हूं। ये मेमोरी रीड और मेमोरी राइट भी कहा जा सकता है। इसका एक छोटा एग्जाम्पल लेती हूं। अगर हमें एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करने हैं तो सबसे पहले हम वो प्रोग्राम प्रोसेसर को नहीं देंगे। पहले यूजर एक हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखेगा। वो प्रोग्राम सबसे पहले इनपुट यूनिट के जरिए मशीन में फीड हो जाएगा। उसके बाद वो मेमोरी में जाके स्टोर होगा। जब वो मेमोरी में स्टोर होता है हर एक इंस्ट्रक्शन का एक एड्रेस बन जाता है और अपने एड्रेस के जरिए ये प्रोसेसर में लोड होता है वाया द सिस्टम बस। मान लीजिए मैं a प्लस बी करने के लिए सबसे पहले a का लोकेशन बताऊंगी मेमोरी में कि वो कहां पर है, मैं बताऊंगी b कहां पर है। उन दोनों जब मैं ये लोकेशन बता रही हूं तो आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो यहां पर, एड्रेस। तो उसके लिए एड्रेस बस दिया हुआ है सिस्टम बस में जहां पर वो एड्रेस लोड होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ चीजें मेमोरी से रीड करके ए और बी के लोकेशंस रीड करके प्रोसेसर को दे रहे हैं। अब प्रोसेसर क्या करेगा, अपने अंदर और जो मॉड्यूल्स बने हुए हैं उनको कंप्यूट करके फिर से वाया एड्रेस बस फिर से उसी मेमोरी के किसी लोकेशन में जाके रिजल्ट को स्टोर कर लेगा। इसको कहते हैं एड्रेस बस कम्युनिकेशन। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब भी हम डाटा की बात करते हैं या कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं हम सिर्फ डेटा कभी नहीं कहते। हमें डेटा भी चाहिए, हमें एड्रेस भी चाहिए कि कहां पर वो डेटा स्टोर्ड है और कौन सा इंस्ट्रक्शन इस डेटा के ऊपर काम करना चाहिए। जैसा कि पिछली एग्जाम्पल में मैंने बोला एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, तो जाहिर सी बात है इसमें एडिशन का कंट्रोल सिग्नल ट्रिगर होना चाहिए कंट्रोल बस पे, ताकि मेरी प्रोसेसर को पता चले कि मुझे इनको ऐड करना है। कंप्यूटर में हर चीज इंस्ट्रक्शन वाइज होती है और जितना क्लियरली आपका इंस्ट्रक्शन होता है उतना आसानी से आपका प्रोग्राम विदाउट एनी एरर्स एग्जीक्यूट होता है। तो इसीलिए जब भी हम सिस्टम बस की बात करते हैं हम डेटा बस की भी बात करते हैं, हम कंट्रोल बस की भी बात करते हैं और हम एड्रेस बस की भी बात करते हैं। एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि जब हम एड्रेस बस की बात करते हैं एड्रेस बस हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, या तो आप मेमोरी से डाटा एड्रेस को लेकर लोड करोगे या फिर एड्रेस जो आपको जहां पर डाटा को स्टोर करना है मेमोरी पे राइट करोगे। तो कहने का मतलब एड्रेस बस कभी भी बाई डायरेक्शनल नहीं होता। Either we will read from the memory or will write onto the memory. We cannot read and write at the same time. So address bus is always unidirectional. This point is very very important. Now coming to the second bus, that is my data bus. तो अब डेटा बस क्या करेगा, A और B का लोकेशन मिलने से डेटा नहीं मिल रहा। जो मैंने अभी एग्जाम्पल बोला A प्लस बी करना है, A और B का एड्रेस मिल चुका है। अब उस एड्रेस पे जाऊंगी तो डाटा मिलेगा, जैसे घर पहुंचूंगी तो लेटर मिलेगा। उसी तरह से मैं एड्रेस के बाद उस एड्रेस पे जो डाटा है वो डाटा बस पे डालूंगी। डाटा बस इज ऑलवेज बाई डायरेक्शनल। दैट मीन्स डेटा कैन फ्लो फ्रॉम द बस टू द पेरिफेरल्स. Data can flow from the peripheral onto the bus. That means it is bidirectional. And data bus always has a capacity. अगर मैं कहूँ कि मेरी मेमोरी की कैपेसिटी 5096 बिट्स हैं, कहने का मतलब हर लोकेशन
2⁻16 बिट्स तक ही कैपेसिटी अकोमोडेट कर पाएगा। तो उसी हिसाब से डाटा बस की भी अपनी कैपेसिटी होती है कि उतना डाटा ही मैं लोड कर सकती हूं उस बस के ऊपर। तो डाटा हमेशा कैरीज डेटा फ्रॉम द पेरिफेरल्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। With this we already know, because we know system bus carries data. But the point is, it not only carries data, it also carries address of that data. It also carries the control signal of that data, that which unit needs to be triggered to perform the operation. अब आगे कंट्रोल बस की बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा आपको, एक मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। इसको हमें स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ेगा कि मुझे एडिशन करना है, या मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, या मुझे कोई कॉम्प्लेक्स मैनिपुलेशन करना है। तो अगर मुझे उसको ये समझाना है तो ये अभी पीछे दिए गए हुए किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होता। किसी को ये बोलना कि आप एडिशन करो, ना कि उसका डाटा है, ना कि उसका एड्रेस बस है। ये यहां पर एडिशन ऑपरेशन की बात की जा रही है। इसको हम कंट्रोल सिग्नल्स कहते हैं। प्रोसेसर में जब मैंने फंक्शनल यूनिट्स डिस्कस करे थे, मैंने ये बात स्पष्टतः से बताई थी कि ये जो प्रोसेसर है इसके अंदर भी 3 छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए गए हैं, जिनको हम कहते हैं रजिस्टर, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। तो ये कंट्रोल सिग्नल्स लेने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। मतलब कंट्रोल यूनिट को मिलते हैं कंट्रोल सिग्नल्स, जो आपके एएलयू को बताता है कि मेरे पास एडिशन ऑपरेशन का सिग्नल आया है, मतलब अरिथमेटिक सर्किट को ऑन होना चाहिए टू डू A+B। इस तरह से A+B ऑपरेशन होकर फिर वो डाटा से, एड्रेस से मेमोरी में आता है, और मेमोरी से आउटपुट पे आएगा, और आउटपुट से हम तक आता है। ये पूरा साइकिल फॉलो करता है मशीन। इसीलिए सिस्टम बस को हम 3 हिस्सों में पढ़ते हैं, डाटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस। क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन में क्या करना है, कहां से करना है और किस पे करना है, ये 3 मुख्यतः बातें होती हैं। जैसे अगर मैंने एक HLL में स्टेप या इंस्ट्रक्शन लिखा C = A+B, तो यहां पर A क्या है और B क्या है ये सिस्टम को पता होना चाहिए। इसके लोकेशंस क्या हैं ये एड्रेस बस बताएगा। ये एड्रेस बस कैरी करेगा। A की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है, ये डाटा बस कैरी करेगा। A और B वैल्यू मिलने पर मुझे क्या करना है, वो प्लस का कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल बस कैरी करेगा। ये तो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन की बात है। जब हम एक सॉफ्टवेयर लिखते हैं, सॉफ्टवेयर इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन वन आफ्टर द अदर। तो हर इंस्ट्रक्शन इसी तरह से डाटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस पे स्प्लिट होके पहुंचता है प्रोसेसर को या मेमोरी को या फिर आईओ को। ये 3 ही मॉड्यूल्स मुख्यतः इस बस को बारी बारी से यूज करते रहते हैं। तो ये है टॉपिक टाइप्स ऑफ बसेस का। टाइप्स ऑफ बसेस का मतलब ये नहीं है कि सिस्टम बस के टाइप है, नहीं। सिस्टम बस एक ही कम्युनिकेशन लाइन है मशीन के पास। वो एक लाइन 3 हिस्सों में बट गई है ताकि मशीन का काम आसान हो सके। तो अगर मैं डाटा बस की बात करती हूं और अगर मैं कंट्रोल सिग्नल्स की बात करती हूं या कंट्रोल बस की बात करती हूं, तो ये दोनों बाई डायरेक्शनल बसेस हैं। लेकिन एड्रेस बस यूनी डायरेक्शनल बस है। तो ये है टॉपिक टाइप्स ऑफ बसेस का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिस्टम बस का। तो आइए अब जरा बस का आर्किटेक्चर या बस का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। अब तक तो हमने सीखा सिस्टम बस क्या है, सिस्टम बस क्यों है और सिस्टम बस को क्यों पढ़ना चाहिए, और सिस्टम बस के मशीन में होने के फायदे क्या हैं। उसके बाद हमने बस आर्बिट्रेशन पढ़ा, जिसमें हमने सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन देखा। उसके बाद हमने एक सिस्टम बस के कितने हिस्से हैं ये भी देख लिया। अब जो आखिरी टॉपिक बचा है वो ये है कि आखिर ये सिस्टम बस किस तरह से
डिजाइन होता है, कितने प्रकार से डिजाइन होता है, ये जानते हैं। तो इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं बस स्ट्रक्चर के अंडर। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, बस स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंगल बस स्ट्रक्चर और दूसरा होता है मल्टी बस स्ट्रक्चर। अब मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये दो अलग अलग टाइप्स क्यों दिए गए हैं। अगर हम ये सोचें कि ये सारे मॉड्यूल्स और अंदर के इंट्रा मॉड्यूल्स सिर्फ एक बस पे डिपेंडेंट हैं, तो आप सोचिए हर पेरिफेरल का स्पीड अलग अलग होता है। सीपीयू सबसे फास्ट होता है, मेमोरी उसके बाद आता है, आईओ सबसे आखिर में आता है। तो अगर एक सिस्टम बस पे ये तीनों पेरिफेरल्स जुड़े हुए हैं और सबकी स्पीड अलग अलग है, तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि अगर मैं ऐसा बस स्ट्रक्चर यूज कर रही हूं तो ऑपरेशंस डीलेड होते हैं, रिजल्ट्स डीलेड होते हैं। मिलते जरूर हैं पर डीलेड होते हैं। तो हम इतनी सी बात कह देते हैं कि ये सिस्टम स्लो है। स्लो इसीलिए नहीं है क्योंकि उसका प्रोसेसर स्लो है, स्पीड मिसमैच चल रहा है वहां पर, क्योंकि प्रोसेसर बहुत तेज काम कर रहा है, मेमोरी एवरेज रेट से काम कर रहा है, आईओ सबसे स्लो काम कर रहा है, और मेरे पास सिर्फ एक ही बस है। या तो मेरे पास अलग अलग बसेस हो कि जो स्लो काम कर रहा है उसको मैं किसी और बस पे डाल दूं, जो तेज काम कर रहा है उसको मैं किसी और बस पे डाल दूं। अगर ये बाइफर्केशन है तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन सिंगल बस स्ट्रक्चर में ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बस स्ट्रक्चर को दो हिस्सों में पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं सिंगल बस स्ट्रक्चर और दूसरे को हम कहते हैं मल्टी बस स्ट्रक्चर। नाम में ही इस पूरे टेक्निक का मतलब समझ आता है। कई बार जब मैं सिस्टम बस टॉपिक पढ़ाती हूं तो मुझे कई बच्चे पूछते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम ये बस आखिर किन चीज से बनता है तो हार्डवेयर। ये बनता है वायर से। जब मैंने सिस्टम बस का टॉपिक शुरू किया था, मैंने डिजाइन के टॉपिक के नीचे लिखा भी था कि सिस्टम बस बनता है कनेक्टिंग वायर से। तो अब ये वायर जुड़कर मैं चाहे एड्रेस डेटा कंट्रोल एक सिस्टम बस बनाऊं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये सिस्टम बस के ऊपर ये पेरिफेरल्स जुड़े हुए हैं, या फिर मैं सिस्टम बस को स्प्लिट कर दूं। दिस इन्वोक्स पैरेललिज्म। क्यों? क्योंकि यहां पर सीक्वेंशियल एक्सेस चल रहा है और उस पर भी बहुत ही स्पीड मिसमैच है, क्योंकि ये जो पेरिफेरल यहां पे दिए गए हैं, चाहे मैं सीपीयू की बात करूं, चाहे मैं मेमोरी की बात करूं, चाहे मैं आईओ की बात करूं, सबके स्पीड अलग है। तो मेरा सिस्टम बस कभी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि अब मुझे आईओ से नहीं सीपीयू से बात करनी है, क्योंकि आईओ स्लो है, कोई उसको बताएगा भी नहीं। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, आपका डेटा कम्युनिकेट होने में टाइम लगेगा। जब कम्युनिकेट होने में ही टाइम लग रहा है तो प्रोसेस होने में उससे ज्यादा टाइम लगेगा। ये होता है सिंगल बस स्ट्रक्चर। इसके फायदे क्या है? सबसे बड़ा फायदा, ये इकोनॉमिकली बहुत फीजिबल होता है, लो कॉस्ट पे बन जाता है। क्यों? क्योंकि सिंगल बस है, सिंगल बस पे पेरिफेरल्स जुड़े हुए हैं, ज्यादा वायर्स जरूरी नहीं है हमें यूज करने के। तो जाहिर सी बात है, जब आपका हार्डवेयर कम यूज हो रहा है तो आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली गिर जाती है। तो द ओनली एडवांटेज वी हैव इज द कॉस्ट ऑफ दिस सिंगल बस स्ट्रक्चर इज लो, बट इफ वी टॉक about the performance is very slow. So when we talk about performance कंप्यूटर आर्किटेक्चर में एक बहुत अहम पैरामीटर है, क्योंकि हम ऐसे मशीन से काम करवाना चाहते हैं जो फास्टेस्ट हो। तो इसीलिए इकोनॉमिकली कॉस्टिंग लो रहना इज नॉट अ वेरी बिग एडवांटेज फॉर मी, बिकॉज आई एम टेकिंग अ हिट ऑन द परफॉर्मेंस। That is why we go to the next structure, जिसको हम कहते हैं मल्टी बस स्ट्रक्चर। आप इस फिगर को देखिए, ये फिगर इसी कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, एक बस काफी हिस्सों में स्प्लिट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सीपीयू और मेमोरी बस के राइट साइड पर है और इनपुट और आउटपुट यूनिट्स बस के लेफ्ट साइड पर हैं। और इससे हुआ ये है
कि मैंने इस बस को इनपुट आउटपुट के लिए ही रखा है, जिसको मैं आईओ बस कहती हूँ, और मैंने इसको मेन पेरिफेरल सीपीयू और मेमोरी के लिए रखा है। इससे क्या होता है कि जो इनपुट आउटपुट की स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है। तो यहाँ पर जब भी डेटा रेडी है मशीन को देने के लिए, वो तभी बस के ऊपर डालेगा, बाकी टाइम ये बस कुछ काम नहीं करेगा। इट्स ओके, बट इट विल नॉट अफेक्ट द अदर बस विच इज हैविंग अ कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन from CPU to main memory and main memory to CPU. So this is called as multi-bus structure. We have multiple buses running parallelly across the peripherals. अब अगर मैं सिंगल बस स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पर एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सा पेरिफेरल बस यूज करेगा, क्योंकि बस तो एक ही है और पेरिफेरल्स 3 हैं। तो इस केस में हमेशा अगर कोई पेरिफेरल यूज कर रहा है सिस्टम बस को, मान लीजिए सीपीयू और मेमोरी सिस्टम बस को यूज कर रहे हैं, मतलब सीपीयू ने कुछ डाटा मेमोरी से रिक्वेस्ट करा है और मेमोरी उसको प्रोसेस कर रहा है। तो जब सीपीयू और मेमोरी सिस्टम बस को यूज कर रहे हैं, आईओ सिस्टम बस को नहीं यूज कर सकता। तो सिंगल बस स्ट्रक्चर का ये रूल है कि एट ए टाइम only 2 peripherals can be active on the system bus. They can share address, they can share data, they can share control, as told in the earlier topic. But more than 2, the system bus control will not be given to the third peripheral. Otherwise, there will be a collision. ये इसका और एक ड्रॉबैक है सिंगल बस स्ट्रक्चर का। जबकि यहाँ पर मल्टी बस स्ट्रक्चर में जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई चीज किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, हम पैरेलली चीजों को कर रहे हैं। जो बस इनपुट आउटपुट को केटर कर रहा है वो अलग है, दैट्स अ पैरेलल बस। उस सिस्टम बस में भी ये तीनों लाइन होंगे, एड्रेस लाइन, डेटा लाइन और कंट्रोल लाइन। उसके अलावा सीपीयू और मेन मेमोरी के लिए एक अलग पैरेलल बस चलती है जिसमें फिर से 3 लाइंस होंगे, एड्रेस, डेटा एंड कंट्रोल। Nobody is dependent on each other, but they are all connected. बट दे रन पैरेलली। इसको हम कहते हैं मल्टी बस स्ट्रक्चर। जाहिर सी बात है, जब हम पैरेलली बस को रन कर रहे हैं तो वायर्स ज्यादा लगेंगे, क्योंकि सिस्टम बस बनता ही कनेक्टिंग वायर्स से है। तो ऑटोमेटिकली जब आप हार्डवेयर ज्यादा यूज करोगे किसी भी चीज को डिजाइन करने के लिए, तो उसकी कॉस्टिंग वैसे ही बढ़ जाती है। सो हियर आवर कॉस्ट टू set up this kind of a structure for our machine is costly compared to this structure. But if we compare on the performance, this performance is relatively higher compared to this performance. तो ये है आपका टॉपिक बस स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ बसेस। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया कि सिस्टम बस एक बहुत ही अहम कंपोनेंट होता है फंक्शनल यूनिट्स का, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं सारे फिगर में ये जितने भी पेरिफेरल्स हैं ये सब एक लाइन पे कनेक्टेड हैं। अगर ये लाइन ही नहीं हुई तो ये सारे पेरिफेरल्स आपस में बात कैसे करेंगे। इसीलिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया जाता है वो यही है, सिस्टम बस के बारे में। तो आज के वीडियो के साथ हमारा सिस्टम बस का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, मेरे पिछले वीडियो जरूर देखिए सिस्टम बस के। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो जरूर देखिएगा सिस्टम बस का। उसके बाद बस आर्बिट्रेशन का वीडियो है जिसपे मैंने सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड और सेंट्रलाइज्ड के बीच का डिफरेंस बताया, उसके बाद डेजी चेनिंग मेथड बताया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड को एक्सप्लेन किया, और फिर आप आज का वीडियो देखिए जिसमें मैंने बस का स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ बसेस डिस्कस करें। जब आप ये तीनों वीडियोस एक के बाद एक सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको सिस्टम बस जैसा पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। और आर्किटेक्चर में सीक्वेंस बहुत जरूरी है। सिस्टम बस पढ़ने के बाद अब जाहिर सी बात है कि हम आगे बढ़ेंगे और हम सबसे पहला फंक्शनल यूनिट जिसको हम कह रहे हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो क्योंकि अब मेरा सिस्टम बस का टॉपिक खत्म हुआ, अगले वीडियोस में मैं प्रोसेसर मॉड्यूल से स्टार्ट करूंगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ।
अगले फंक्शनल यूनिट्स के बारे में जानकारी लेने के लिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।